जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 17 अक्टूबर 2023 के दिन अपन करेंगे सिर्फ वो आर्टिकल्स को एनालिसिस जो कि आपके लिए एग्जाम रिलेटेड होते हैं। बोले तो ERNA करेंगे हम, ओनली एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस द इंडियन एक्सप्रेस का। ओके, चलो फिर पहला जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है SC ने रेफर कर दिया फाइनली उन पिटिशंस को अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को 5 जज बेंच। अब ये जो 5 जज बेंच को क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आर्टिकल 145(3) कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 5 जजेस टू हियर केस, जिसमें इन्वॉल्व हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा मामला है, क्योंकि ये एक स्कीम है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, जो 2017 में यूनियन बजट में अनाउंस हुई थी। और इसमें कहा गया था कि इसमें जो पिटिशन फाइल हुआ है वो इसलिए कि ये जो है एनोनिमसली कोई भी बंदा कितना भी पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टी को जो है डोनेट कर सकता है। और ऐसा सेंटर ने तभी किया था इस स्कीम को कि अ बिग स्टेप टुवर्ड्स इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विच विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। वहीं इन पिटिशनर्स का क्या कहना है कि ये स्कीम अफेक्ट कर रही है उल्टा ट्रांसपेरेंसी को इन पॉलिटिकल फंडिंग में, क्योंकि जो है इसमें अलाउ किया गया है कि एनोनमसली, बोले तो आप अपनी पहचान उजागर किए बिना जो है पैसा दे सकते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। तो इसीलिए अब फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इसको रेफर किया है 5 जज। आपको ये याद रखना है कि 5 जज बेंच ही क्यों, तो वो मैंने आपको बता दिया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 145(3) के अंदर ये साफ साफ मेंशन किया गया है। ओके, तो जैसे जैसे ये आएगा राइट क्या डिसीजन होता है वो हम आपसे शेयर करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एन अनविनेबल वॉर, राइट, कि एक ऐसा वॉर जो जीता ही नहीं जा सकता, राइट। किसके ऊपर है ये आपको समझ आ गया होगा कि हमास और पैलेस्टीन के ऊपर, हमास और इसराइल पैलेस्टीनियन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। इनके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, राइट। तो क्या है ये, राइट। आपको पता है कि जो ये अभी वॉर है अचानक से क्यों हुआ, इसके कई सारे पॉइंट्स है अगर आप देखने जाओगे तो। कि जैसे जैसे जो है पैलेस्टीन का एरिया आपको पता है जो श्रिंक होता गया हर हर वॉर के बाद, इसराइल जो है अपनी जो जियो पॉलिटिकल एरिया है, राइट, लैंड है, उसको बढ़ाता गया छोटे छोटे वॉर्स के बाद। तो अब जो गाजा पट्टी, और आप सबसे बड़ा बात अगर आप देखने जाओगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कल परसों के वीडियो में कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है कि अब जैसे अरब कंट्रीज़ हैं उससे जो है इजराइल के रिश्ते काफ़ी नॉर्मल होने लगे हैं। तो हमास को ऐसा लग रहा है कहीं उनकी फंडिंग ना रुक जाए। जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम इजराइल के साथ डील करेंगे, कई सारी चीज़ों को लेके रिश्ते नॉर्मल हो रहे हैं, अब पहले जैसे ख़राब नहीं रखे। तो इन सारे डर की वजह से भी जो बोला जा रहा है कि ये भी एक बड़ा रूट कॉज हो सकता है इस बार के अटैक का। क्योंकि अगर अरब कंट्रीज़ ने अगर इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल कर लिए तो हमास को फंडिंग कहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए जो हमास जो है एक अनदर साइकिल स्टार्ट कर रहा है वायलेंस का बिटवीन इसराइलीज एंड पैलेस्टीन टू डीरेल पीस एफर्ट, जो मैंने आपको बोला आपको, राइट। कि क्राउन प्रिंस और जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं मोहम्मद बिन सलमान, आपको पता होगा, उन्होंने भी बोला है कि पीस एफर्ट जो है हम शांति चाहते हैं, राइट। तो इसराइल के साथ जो है कई सारी डील्स भी होने वाली थी। तो अब जैसे जो हिया इसराइल ने उसके अगेंस्ट हमला किया, राइट, पूरी गाजा पट्टी को आपको पता है बिजली पानी खाना सब बंद है, राइट। तो जो मुस्लिम से यहाँ रिलीजन का मैटर आ जाता है, थोड़ा सा रिलीजियस बिलीफ का आ जाता है, तो थोड़ा सा जो है ये जो है सपोर्ट जो है वो कम से कम हमास को लग रहा है ऐसा कि वो घटेगा, राइट। जो रिश्ते हैं वो थोड़े बिगड़ेंगे इसराइल के। ओके, तो ये वॉर अल्टीमेटली किसको नुकसान पहुंचाएगा, ह्यूमैनिटी को पहुंचाएगा। कौन भुगत रहा है, आम जनता भुगत रही है, राइट। तो कई सारी चीज़ें हैं कि कौन क्या इसमें जीत में क्या निकल के आएगी, कुछ नहीं निकल के आएगा, राइट। तो कोई भी जीते वो अनविनेबल ही रहेगा, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ रुपीज़ जो है अपने ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका था कल, राइट। एंड एज ऑयल और अदर करेंसीज राइज, तो रुपी जो है वो क्लोज हुआ कल किस पे, 83.28 पे, राइट। जो कि अभी तक का सबसे लोएस्ट है, राइट। क्योंकि जो है क्रूड ऑयल के प्राइस में हाईएस्ट बना, और वीकेंड इन अदर एंशियन करेंसीज प्रेशर्ड द करेंसी। तो जो हैं बड़े लोग वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है कि 83 से लेके अब आरबीआई को जो है कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, राइट। कि जो है ये जो है अब इससे ज़्यादा ना गिरे। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने जो है पुल्ड आउट किया है ऑलमोस्ट 11,206 करोड़ इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी तक अक्टूबर देखो आधा ही हुआ है और इतने रुपए जो है पुल आउट किए जा सके। तो ऑल ऑयल प्राइसेस भी जो है मोर देन 5% जो इंक्रीज हुआ फ्राइडे के दिन।
तो इन्वेस्टमेंट जो है एज अबाउट एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है मिडिल ईस्ट में, वही जो जो आप देख रहे हो कि पैलेस्टीन और हमास में, और उसमें दूसरी कंट्रीज़ भी, अभी जर्मनी ने भी बोला है, ईरान को चेतावनी दे दी है कल कि अगर आप लोग अगर थर्ड फ्रंट खोलोगे, अगर आप लोग पैलेस्टीन का साथ दोगे तो हम भी इसराइल के तरफ आ जाएंगे। तो धीरे धीरे अगर इसमें और कंट्रीज ऐड होती गई तो कहीं ये बहुत बड़ा युद्ध का रूप ना ले ले, राइट। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेगा, आपकी क्या ओपिनियन है, ये मुझे कमेंट में जानो। क्योंकि देखो अभी ईरान ने बोल दिया, अरब कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं गाजा का हमास का, तो उसी तरह कई ऐसी कंट्रीज़ है, जैसे जर्मनी के चांसलर्स बोल रहे हैं अगले विजिट कर सकते हैं इसराइल। यहाँ तक कि जो बिडेन ने भी बोला है, उन्होंने भी अपनी एक यात्रा कैंसिल कर दी है कि हो सकता है वो भी इसराइल विजिट करे अगले वीक। तो ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो है दो भागों में बट रही हैं, इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट में बता सकते हो। तो कई सारी रीजन्स हैं इस चीज़ के कि रुपीज़ जो है मिडिल ईस्ट में जो टेंशन हुआ है उसकी वजह से भी जो अफेक्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ फूड इन्फ्लेशन जो है वो लाइकली टू रिमेन एलिवेटेड, सीन अबव 6% से ज़्यादा जो है वो जा सकता है, राइट। अभी देखो टमाटो, आपको पता है, अगर आप अपने घर में कभी अगर सब्जी वगैरह लेने जाते हो या हॉस्टल में भी रहते हो तो आपको पता है बीच में टोमेटो की प्राइस कितनी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन आज के डेट में नॉर्मल हो गई है, राइट। तो टोमेटो की प्राइस तो नॉर्मल हो गई है, राइट। तो जिससे जो है हेडलाइन सीपीआई जो होता है, सीपीआई आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता दो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 5.2% हो गया था, राइट। और 5.2% हो गया कहाँ से, 6.83% से। अगस्त में 6.83 था और सितंबर में 5.02 हो गया। लेकिन सिर्फ टोमेटो जो है वो सब कुछ नहीं है, राइट। तो फूड प्राइसेस जो है उस पर अभी भी रिस्क बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसके 6% से ज़्यादा रहने के चांसेस हैं इन दी सेकेंड हाफ। जैसे अभी आपको पता है आधा साल से ज़्यादा खत्म हो गया, तो सेकेंड हाफ जो है करंट फिजिकल ईयर का वो भी 6% रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि मानसून जो है वो भी काफ़ी इरेटिक रहा, बारिश हर जगह बहुत ज़्यादा नहीं हुई, और रिजर्वेयर जो वाटर रिजर्वेयर्स है उनका लेवल भी जो है वो कंप्लीट फुल नहीं हो पाया, वो भी डाउन है। तो जो मॉडरेटली जो एडवर्स इम्पैक्ट है इसका वो पड़ेगा ईल्ड्स पे, क्रॉप्स पे बहुत सारी पड़ेगा, पल्सेस पे पड़ेगा, ऑयल सीड्स पे पड़ेगा, मसालों पे पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बोला जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो एलिवेटेड ही रहेगा, 6% से ज़्यादा ही रहने के चांसेस हैं, राइट। और जो है WPI बोले तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो अभी भी जो है 6 महीने बीत गए हैं बट कंजिक्यूटिवली वो नेगेटिव जोन में ही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि WPI जो है कॉन्सिक्वेंटली 6 महीने से नेगेटिव जोन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फूड इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज़्यादा रहने वाला है। कारण आपको भी पता है, क्योंकि रेटिक मानसून है, रिजर्वेयर्स लेवल फुल नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी हैं, राइट। भले ही टोमेटो की वजह से वो नॉर्मल तो हुआ बट ऑल ओवर बात की जाए, एवरीथिंग अगर कंसीडर किया जाए, एवरी फूड आइटम्स, तो जो है 6% से ऊपर रहने के चांसेस हैं। नाउ चलो अब हम देखेंगे जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो डेटा है ना जॉब्स को लेके, वो क्या कहता है, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप ये देखो 2017 से लेके अभी तक का कंपेयर किया गया, तो ऐसा कहना है कि जो गवर्नमेंट का डेटा है वो तो दिखा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, राइट। लेकिन जो आप जॉब की क्वालिटी की बात करोगे वो काफ़ी स्टेंजेंट है। जैसे आप देखने जाओ तो जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। आप यहाँ मंथली अर्निंग्स में देखो 2017 में 12,000 था और अभी सिर्फ 13,347 पहुँचा है। उसी तरह आप कैजुअल वेजेस में देखो 6,900, बोले तो ऑलमोस्ट 7,000 था, अभी भी 7,000 के ही घर में है रेगुलर वेजेस। तो आप ये सारी चीज़ें कंपेयर करोगे तो भले ही वो डेटा के में दिखे आपको कि 8.7 से लेके 5.1 हो चुका है, और जो LFPR होता है मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, उसमें आप फीमेल का भी देख सकते हो, फीमेल का अलग से डेटा गया है। इसका जो डेटा है वो काफ़ी थोड़ा सा आपको खुशी दे सकता है, क्योंकि 2017 में सिर्फ 21.1% था और 2022-23 में 31.6। तो ये ग्रोथ जो है ये कंसिडरेबल है, अच्छी मानी जा सकती है, राइट। एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आप देखोगे वो भी बढ़ा है, 44.1 से 51 हुआ है, राइट। एंड बाकी जो फीमेल्स के लिए भी वो देखो अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, राइट, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो जो वो भी 19.2 से 30 हुआ है। तो फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो अच्छी ग्रोथ हमें दिखने को मिली है। लेकिन वही आप बात करोगे कि काफ़ी स्टेंजेंट है। आप 6 साल में देखो काफ़ी जो है कम ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोथ तो हुई है लेकिन वो काफ़ी रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स, राइट, और
व्हाट काइंड ऑफ वर्क एम्प्लॉय पीपल डू, तो क्या कर रहे हैं वो लोग, काम तो कर रहे हैं बट क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट वुमेन है, कैजुअल लेबर है, या फिर रेगुलर और स्टेटेड सैलरीड वेजेस पे हैं, राइट। तो आप देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जो है थोड़ा सा बढ़ा है, 2017 में 52.2% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, तो 22-23 में वो 57.3 पे पहुंच चुके हैं। और वुमेन की बात करो, यहाँ पे वुमेन ने आउट परफॉर्म किया है बेहतरीन तरीके से, 51.9 है, तो आप 2022 में देखोगे तो 65.3% है। तो कैजुअल लेबर जो है वो घटा है, तो ये अच्छी बात है एक तरह से, क्योंकि कैजुअल लेबर घटा इसका मतलब क्या, लोग स्किल्ड हुए, लोगों ने एक स्किल पे काम किया, उन्होंने सीखा, राइट। तो 20 ये घटना जो है ये एक तरह से अच्छी बात हो सकती है, 24.9 से 21.8 हो गए, मतलब लोगों ने किसी एक स्किल में मास्टरी की, वो कैजुअल नहीं रहेगी, कुछ जो काम दे दो भैया हम वो कर लेंगे, नहीं, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं एसी ठीक रिपेयर करता हूँ, मैं फ्रिज रिपेयर करता हूँ, तो उन्होंने एक स्किल सीखी, राइट। तो रेगुलर सैलरीड वेजेस का भी आप देखो ये भी घटा, राइट, क्योंकि लोग कहाँ गए, यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ गए, वुमेन भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ गई, और लोगों ने स्किल सीखी। तो ये एक तरह से जो डेटा है, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि ये एक्चुअली है, तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा, तो आपको क्या लगता है, रियलिटी से अलग है कि क्या है, आपकी क्या जो है विचार है, वो आप कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हो, राइट। चलो नाउ कि 40 सालों के बाद जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच फिर से जो है फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है, इसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, राइट। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि ये फेरी सर्विस कहाँ से कहाँ के बीच चल रही है, तो तमिलनाडु के नागापत्तिनम से लेके जाफना, श्रीलंका में जाफना में जो है कांकेस्तुराई तक ये जाएगी, 4 घंटे का ये जो है ट्रेवल है, और जो है कॉस्ट अराउंड है कि 7,670 वन वे टिकट का कॉस्ट है, राइट। फेरी सर्विस शनिवार को लॉन्च हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट ये व्हीकल का नाम आपको याद रखना है, व्हीकल का नाम क्या है, फेरी का नाम क्या है, चेरिया पन्नी, राइट। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और पहले भी ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, इसके पहले भी अटेम्प्ट हुए हैं रीस्टार्ट करने के इन फेरी सर्विसेज को, 2009 में हुआ था, राइट। एंड उसके बाद पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है, इससे किसको बेनिफिट मिलेगा, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं उनको इम्पैक्ट मिलेगा, जो ट्रैवलिंग है, जो टूरिज़्म है, उनको बूस्ट मिल सकता है, और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जो है सुबह आपको जो है ये जो फेरी निकलती है वो सुबह 7 बजे निकलती है, और 11 बजे वहाँ पहुँच जाती है, और उधर से फिर 1:30 बजे निकल के 5:30 बजे जो है यहाँ पे पहुँच जाती है, राइट, तमिलनाडु वापस, राइट। तो कई सारी चीज़ें हैं, इनिशियल चैलेंजेस भी आएंगे जैसे जैसे अब ये स्टार्ट हुआ है, देखो अभी शनिवार को स्टार्ट हुआ है, क्या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस है वो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। बस आपको याद रखना है कि फेरी सर्विस किस कंट्री के साथ इंडिया की स्टार्ट हुई है, तो श्रीलंका के साथ स्टार्ट हुई है, वनडे है, राइट। और उस फेरी का नाम क्या है ये याद रखना है, और कहाँ से, किस स्टेट से शुरू होगी, तमिलनाडु में कहाँ से शुरू होगी वो ध्यान रखना है आपको, और श्रीलंका के कहाँ जाएगी, जाफना जाएगी, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा बस इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव आपको देने हो कि सर ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, आप हमें हेल्पलाइन नंबर पे हमें जो है बिंदास आप व्हाट्सअप करके अपने सुझाव दे सकते हो। और इसके वन लाइनर्स नोट्स, जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें मैंने आपको कई चीज़ें वन लाइनर्स बताई जो डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इस तरह के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और व्हाट्सअप चैनल पे, व्हाट्सअप ने जो नया फीचर लॉन्च किया है चैनल का, तो व्हाट्सअप चैनल पे पढ़ाई के लिए ये बेस्ट चैनल है। आप वहाँ पे जो है सर्च कर सकते हो स्टडी को, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सअप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कैरियर में किसी भी पड़ाव पे आपको डाउट हो रहा हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या अपने कैरियर से रिलेटेड, आप बिना हेजिटेशन के हमारे एक प्रो काउंसलर से संपर्क कर सकते हो, वो आपके लिए पूरी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जो हमारा मोटो है वो है आपको जो है अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट अवेलेबल कराना, आपका ब्रेन सही रखना, क्योंकि कंटेंट आपको बहुत मिल जाएगा लेकिन सही कंटेंट भी जरूरी है। तो गाइज मैं फिर आपको कल ऐसे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके मिलूंगा द इंडियन एक्सप्रेस के लिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर।